नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। दी वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस इलेक्शन बुलेटिन में हम आपको हाल ही में होने वाले 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों से रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं बीते दिनों इन राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी प्रमुख बातें क्या रहीं। चुनाव आयोग द्वारा 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान और परिणाम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएंगे कि किस राज्य में कब और कितने चरण में मतदान होगा और कब चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। इस क्रम में सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरण में 27 मार्च से मतदान होगा और 2 मई को परिणामों की घोषणा होगी। सभी 5 जगहों पर परिणामों की घोषणा 2 मई को ही होगी। असम की 126 सीटों पर 3 चरण में 27 मार्च से मतदान होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 1 चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। यदि बात केरल की करें तो केरल की 140 सीटों पर भी 1 चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। और अंत में बात पुडुचेरी की। पुडुचेरी की 30 सीटों पर 6 अप्रैल को 1 चरण में चुनाव संपन्न होगा और परिणाम 2 मई को आएंगे। यानी इन तमाम राज्यों में जीत और हार का फैसला जानने के लिए 2 मई का इंतजार करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव होंगे। इन सभी राज्यों में कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। 18.68 करोड़ मतदाता तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। कोरोना के कारण मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। सभी चुनाव अधिकारियों का कोरोना टीकाकरण होगा। चुनाव ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। चुनाव के दौरान पर्याप्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। सभी महत्वपूर्ण संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है और पर्याप्त संख्या में CAPF की तैनाती वहां की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम के लिए नामांकन कर लौट रही ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आयोग की गाज कई अधिकारियों पर गिरी है। इस प्रकरण के बाद ममता बनर्जी तो व्हीलचेयर पर चुनाव करने निकल पड़ी हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले की तह तक जाने पर तुली हुई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। जांच के बाद 269 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 47 सीटों के लिए 269 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीटों के लिए 27 मार्च को वोट डाले जाने हैं। केरल में भाजपा ने 112 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, पलक्कड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोयम्बटूर साउथ सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 234 सीटों वाली विधानसभा में उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी MNM कुल 154 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 40-40 सीटें अपने 2 सहयोगियों को उनके द्वारा दी गई हैं। इलेक्शन बुलेटिन के अगले चरण में हम आपको दी वायर द्वारा किए गए इंटरव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवाएंगे। दी वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजॉय आशीर्वाद ने बंगाल के चुनावी समीकरणों पर पीपल्स पल्स के पॉलिटिकल रिसर्चर सज्जन कुमार से बात की है। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा। जब हमने लोगों से टेस्ट किया तो बड़ा ही सरप्राइजिंग था। मतलब मेरे हिसाब से जो मेरी फाइंडिंग है फील्ड की, बीजेपी की जीत पक्की है। और बीजेपी की जीत बीजेपी के कारण कम, पब्लिक की एंटी टीएमसी जो एक सेंटिमेंट है, एक जो भावना है ये, और उसके लिए वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। उस विकल्प में जो लेफ्ट और कांग्रेस जो जोट है, अब उसमें अब्बास सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। ये वो एक मतलब विश्वसनीय अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। विकल्प तो है, लेकिन एक भरोसेमंद मजबूत विकल्प लोगों के जेहन में नहीं है। बीजेपी सांगठनिक तौर पे या स्थानीय नेतृत्व के हिसाब से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आज के डेट में चूंकि हर कोई कहीं ना कहीं सूचना से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो या टीवी चैनल्स हो, या बीजेपी का कम से कम अपना एक प्रयास हो कि उनका एक आउटरीच हो उस माध्यम से,
तो एक फैसिनेशन बीजेपी को लेके है, क्योंकि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की, इन लोगों ने बंगाल में दिलचस्पी लोकसभा के समय से लगातार दिखाई है। तो उसको लेके बीजेपी ऑल ऑफ अ सडन एक डिफॉल्ट बेनिफिशियरी बन गई ये करके। तो हर वो चीज़ जिसको आप ये मान रहे हैं कि ममता की एक फाइटिंग स्पिरिट है और धीरे धीरे फील्ड में वो मैनेज कर लेंगे, मुझे ये दिखा कि 2019 में जो ट्रेंड था एंटी टीएमसी सेंटिमेंट का, वो और भी मजबूत हो गया जी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी सांगठनिक तौर पे कमज़ोर होने के बावजूद भी उसका एक जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। ये फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को ही क्यों मिलेगा, वो जोट को क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, उसका सीपीएम का उसका कारण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, एंटी जो इनकम्बेंसी है टीएमसी तृणमूल के खिलाफ, वो क्यों है? तो उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि तृणमूल ने नया क्या किया। जब 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनसे उम्मीद है, चूँकि लेफ़्ट को आपने हराया है। अब लेफ़्ट के टाइम में क्या था कि जो सोशल आइडेंटिटीज़ थीं नॉर्थ बंगाल में, तो उसको आपने सप्रेस नहीं किया। गोरखा का डिमांड था, राजवंशीज का एक कामतापुर वाला सॉफ्ट सेंटीमेंट था, लैंग्वेज का सेंटीमेंट था, इस तरीके से था। लेकिन सदर्न बंगाल में लेफ़्ट के रिजीम में एक सोशल आइडेंटिटीज़ को पॉलिटिकल रेल्म में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया। और उनकी अपनी जो एक लैंड रिफॉर्म की हो या जो रिफ्यूजी क्वेश्चन हो, उस पर जो उनका एक अप्रोच था, उसके कारण काफ़ी लंबे समय तक वो टिके रहे। संगठन वाली बात थी। इस तरीके से सोशल आइडेंटिटीज में बंगाल बटा हुआ नहीं दिख रहा था। मतलब सोशल आइडेंटिटीज था, लेकिन सोशल आइडेंटिटीज पॉलिटिकल आइडेंटिटी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा था। ये लेफ्ट का एक अपना एक मोडस ऑपरेंडी था कि लेफ्ट सक्सेसफुल रहा। तो क्लास का लैंग्वेज जो था वो एक सोशल करेंसी थी, पॉलिटिकल करेंसी थी। इसलिए हम लोग कहीं भी बात करते थे जो बंगाल से थे, वो सीधा कहते थे कि जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स में होता है, बंगाल में उस तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, जो सही बात थी। लेकिन आइडेंटिटीज़ तो थी। वहाँ पे दलित हैं, वहाँ पे आदिवासी हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, जो रिफ्यूजीज आए हैं उनके अलग अलग कास्ट और क्लास कन्फिगरेशंस हैं। नॉर्थ बंगाल ऑलरेडी उस गोरखा लैंड का इशू हो, चाहे कामतापुर का इशू हो, ये सब सारे इश्यूज थे। आपके जंगल महल में जो आदिवासी हैं या जो महतो कुर्मी हैं, उनका एक डिस्टिंक्ट क्लेम है। कहीं ना कहीं लेफ्ट इस चीज़ में सफल रहा था कि इन सारे चीज़ों को वो टेक्स्ट, पॉलिटिकल टेक्स्ट में इनको फुटनोट की तरह ट्रीट किया जाता था, मैनेज हो रहा था। ममता बनर्जी ने क्या किया कि सबसे पहले खुलेआम अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसको हम कहते हैं कि सोशल आइडेंटिटीज़ को पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल करना, अगर बंगाल में किसी ने खुल के अनअबेस्ड अनप्रेसिडेंटेड वे में शुरू किया, वो ममता बनर्जी ने किया। इस पूरी बातचीत को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बुलेटिन के तीसरे चरण में हम आपको सोशल मीडिया पर इलेक्शन को लेकर होने वाली हलचल से रूबरू करवाएंगे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का एक ट्वीट इन दिनों विवादों में छाया रहा, जिसको लेकर वो हर किसी के निशाने पर रहे। दरअसल आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें लिखा गया था कि बेटियां पराया धन होती हैं, इस बार बंगाल उन्हें विदा कर देगा। बाबुल के इस पोस्ट पर काफी विवाद हुआ और टीएमसी की ओर से बाबुल पर तीखा वार किया गया। विवाद बढ़ता देख बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दिया। फेसबुक पर उनके द्वारा बाद में एक पोस्ट जारी कर सफाई भी दी गई। हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनावों की जानकारी के लिए देखते रहिए द वायर का इलेक्शन बुलेटिन। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।